हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड। ऐसा माना जाता है कि शैली ने ये पोएम अपने बेटे की डेथ हो जाने के बाद उसकी याद में लिखी थी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। The poem begins with the poet appealing to the wild west wind of autumn। यानी कि जब ये पोएम शुरू होती है तो उसमें पोएट अपील करता है। किससे अपील करता है? वाइल्ड वेस्ट विंड से, जो कि ऑटम के सीजन में चलती है। ऑटम का मतलब है शरद, शरद ऋतु, यानी वो मौसम या वो सीजन जब ठंड की शुरुआत होती है। He notices how the wind is scattering the dead leaves and spreading the seeds। देखिए, ऑटम पतझड़ के सीजन को भी कहते हैं, जब पत्तियां गिरती होती हैं। तो जो पोएट है वो नोटिस करता है कि किस तरह से ये जो वेस्ट विंड है वो स्कैटरिंग कर रही है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। तो किस तरह से वो बिखेर दे रही है किसको? द डेड लीव्स को, उन पत्तियों को जो पेड़ों से टूट कर गिरी हैं और अब मर चुकी हैं। तो किस तरह से यह हवा डेड लीव्स को बिखेर दे रही है। एंड स्प्रेडिंग द सीड्स, उन्हें मतलब खींच के ले जा रही है अपने साथ, और जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको भी फैला रही है। दिस विल रिजल्ट इन देयर नर्चरिंग। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि उनकी नर्चरिंग हो रही है, यानी उनका पोषण हो रहा है बीजों का। इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, सीजन स्प्रिंग के सीजन में। स्प्रिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। Thus the poet labels the wind as a destroyer as well as a preserver। तो इसलिए पोएट जो है वो वेस्ट विंड को क्या लेबल दे रहा है कि ये एक डिस्ट्रॉयर भी है, चीज़ों को नष्ट भी कर रही है, एज वेल एज अ प्रिजर्वर, और वो एक प्रिजर्वर भी है जो चीज़ों को प्रिजर्व कर रही है, संभाल के संचित करके रख रही है। He calls for it to hear him by describing how the wind is responsible for stirring up violent storm। उसके बाद जो है क्या, ये जो पोएट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये विंड जो है वो उसकी बात सुने। ठीक। और क्या कह रहा है? और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से विंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वायलेंट स्टॉर्म्स को पैदा करने में। वाइल ही इज कॉलिंग आउट फॉर इट्स अटेंशन। तो देखिए पोएट क्या चाहता है, जो स्पीकर है वो चाहता है कि ये वेस्ट विंड जो है वो उसका अटेंशन, उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। ही कीप्स डिस्क्राइबिंग इट फर्दर, और इसके साथ ही साथ वो वेस्ट विंड को डिस्क्राइब भी करता जा रहा है। ही मेंशंस द अनयूजुअल एक्सप्लॉइट्स ऑफ द विंड। तो वो जो है, जो विंड के जो अनयूजुअल एक्सप्लॉइट हैं, अन एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उपयोग करना, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। तो विंड जो है वो असामान्य तरीके से चीज़ों का जो इस्तेमाल कर रही है और चीज़ों को डेवलप कर रही है, उसके बारे में कह रहे हैं। और क्या है ये कि हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेव्स, कि किस तरह से ये विंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है समुद्र की लहरों के लिए। इन द बिग ओशंस एंड सीज, यानी बड़े समुद्र और ओशन और सीज में। ओशन और सीज तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर कुछ इसका एग्जाम्पल भी बताया कि कौन से ओशन और कौन से सीज। लाइक अ मेडिटेरियन सी। देखिए, मेडिटेरियन सी को हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर, तो जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। ठीक। तो जैसे कि मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन वही समुद्र है जिसमें टाइटैनिक वाला जहाज डूबा था। ये यूरोप और अमेरिका के बीच में है। तो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है विंड रिस्पॉन्सिबल है बड़ी बड़ी लहरें, वेव्स पैदा होने में इन समुद्र में, मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन जैसे सीज में। वंस अगेन द पोएट कॉल्स आउट टू द विंड। और इसके बाद पोएट जो है एक बार फिर से जो है विंड को कॉल करता है। सो इट हियर्स हिज अपील, जिससे कि ये विंड जो है वो उसकी अपील को सुने। ओ टू द वेस्ट विंड पोएम एक्सप्लेन्स, यानी कि ये पोएम एक्सप्लेन करती है हाउ द पोएट रिकॉल्स, कि किस तरह से पोएट रिकॉल करता है यानी याद करता है किसी पुरानी बात को। हिज लवली रिलेशनशिप विद द वेस्ट विंड इन हिज यूथ, कि किस तरह से जब उसका बचपन का समय था, जो जब वो जो है कम उम्र का था, तो किस तरह से जो है उसकी वेस्ट विंड से बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। देखिए, असल में इसमें कहने का मतलब ये है कि जब ये पोएट जब खुद भी छोटा था, ठीक, तो युवा था, तो उस समय वो भी इतना ही एनर्जेटिक था, उसे भी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। तो उसका भी व्यवहार काफ़ी कुछ वेस्ट विंड जैसा ही था।
ठीक है, तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, लेकिन विद द टाइम अब वो ऐसा हो गया है कि अब वो वेस्ट विंड जैसा नहीं रहा है। ही डिजायर्स टू बी अ डेड लीफ। अब पोएट क्या चाहता है, अब वो चाहता है कि वो एक डेड लीफ हो और स्विफ्ट क्लाउड या फिर कोई बादल का टुकड़ा हो। सो द वेस्ट विंड वुड कैरी हिम, जिससे कि वेस्ट विंड उसे अपने साथ बहा कर ले जाए, देयर बाय फीलिंग इट्स स्ट्रेंथ, और इस तरह से वो वेस्ट विंड की स्ट्रेंथ को महसूस कर सके, न केवल महसूस कर सके बल्कि अगर जो है वेस्ट विंड उसे अपने साथ लेकर जाएगी तो वो खुद भी वेस्ट विंड का हिस्सा हो जाएगा। तो जो वेस्ट विंड की स्ट्रेंथ होगी वो इस पोएट की भी स्ट्रेंथ होगी। आगे देखते हैं। एट लास्ट, और आखिर में, द पोएट अपील्स टू द वेस्ट विंड, पोएट जो है वेस्ट विंड से अपील करता है टू टर्न हिम इनटू अ लायर, कि वो उसे एक वीणा में बदल दे। लायर मतलब वीणा, आपने सरस्वती जी की कोई फोटो देखी होगी तो वो जिस चीज को बजाती रहती हैं, सितार जैसा ही एक होता है वीणा। तो ये कह रहे हैं कि वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पोएट को या स्पीकर को एक लायर में यानी एक वीणा में बदल दे। दिस वे हिज वर्ड्स कैन बी स्कैटर्ड, और इससे क्या होगा, जो पोएट के जो वर्ड हैं यानी उनके जो शब्द हैं वो स्कैटर हो जाएंगे यानी बिखर जाएंगे। कहाँ पर बिखर जाएंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में। लाइक अ डेड लीफ फॉर एवरी वन थ्रू द विंड, जिस तरह से जो है ये विंड जो है डेड लीफ को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और हर जगह बिखेर देती है, तो उसी तरह जो है पोएट के वर्ड भी सारी दुनिया में बिखर जाएंगे। मोर ओवर ही ऑल्सो आस्क द विंड टू बिकम हिम, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अच्छा विंड कुछ नहीं तो तुम मैं ही बन जाओ, यानी मुझे भी विंड बना लो या तुम भी मैं ही बन जाओ। एट लास्ट ही कंक्लूड्स, और आखिर में वो कंक्लूड करते हैं बाय आस्किंग द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछकर, दैट इफ विंटर विल अराइव। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे आखिर में वो कंक्लूड करते हैं ये क्वेश्चन पूछ के कि इफ विंटर विल अराइव, कि अगर ठंड आएगी, विंटर आएगी, अगर ठंड आएगी, द स्प्रिंग विल ऑल्सो नॉट बी फार बिहाइंड, तो स्प्रिंग भी कोई बहुत दूर नहीं होगी। ठीक, विंटर मतलब ठंड का सीजन, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु हमेशा जो है ठंड के बाद आती है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अगर विंटर आएगी तो विंटर मतलब बुरा समय, खराब समय। विंटर डेथ का भी सिंबल होता है। ठीक, क्योंकि उस समय सभी जो पेड़ पौधे जो भी चीज़ें होती हैं वो जैसे पतझड़ भी होता है, सब कुछ होता है, तो ये डेथ का सिंबल है। जबकि जो स्प्रिंग सीजन है वो रीबर्थ का सिंबल है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर जो है विंटर आएगी तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग भी आएगी उसके बाद। दस ही स्टेट्स अ मेटाफर फॉर बर्थ एंड डेथ, तो इस तरह से वो एक मेटाफर जो है ला रहे हैं यहाँ पर सामने, जो कि बर्थ और डेथ के बारे में है। सो इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट डेथ एंड डिके डू नॉट मीन द एंड बट रिबर्थ, की जो है जो डेथ है और जो डिके है उसका मतलब एंड नहीं है, यानी कि डेथ ही अंत नहीं है, बल्कि ये रिबर्थ भी है कि डेथ के बाद रिबर्थ होगी। जैसे कि विंटर के बाद जो है आपका स्प्रिंग सीजन आता है, ठंड के बाद बसंत ऋतु आती है। तो जैसा कि मैंने आपको इसके शुरुआत में ही बताया था इस वीडियो के, कि ये असल में ये पोएम इन्होंने अपने बेटे की डेथ के बाद उसे याद करते हुए लिखी है। ठीक है, तो आप वेस्ट विंड को जो है इस चीज़ से भी जोड़कर देख सकते हैं इस पोएम को, कि ये क्या कह रहे हैं, डेथ के बारे में क्या कह रहे हैं, रिबर्थ के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आइए अब हम इस पोएम की जो है क्रिटिकल एनालिसिस को देख लेते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड वॉज रिटन इन कैसिन वुड्स, तो ये वो जगह है जहाँ पर ये पोएम लिखी गई थी, आउटसाइड फ्लोरेंस, और ये फ्लोरेंस के का बाहरी इलाका है जो कि इटली में है ये, एंड पब्लिश्ड इन 1820, और 1820 में ये पब्लिश हुई थी। इट फोकसेस ऑन डेथ्स नेसेसरी डिस्ट्रक्शन एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीबर्थ, और ये पोएम किस बात पर फोकस करती है कि डेथ जो है उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो नेसेसरी है, यानी डेथ भी ज़रूरी है, एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीबर्थ, और रीबर्थ की पॉसिबिलिटीज पर भी ये फोकस करती है। अब हम इसकी थीम देख लेते हैं। थ्रू आउट ओ टू द वेस्ट विंड द स्पीकर डिस्क्राइब्स, यानी इस पूरी पोएम में स्पीकर डिस्क्राइब करता है द वेस्ट विंड को एज ए पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स, एक पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में। येट द स्पीकर सेलिब्रेट्स द वेस्ट विंड, इसके बावजूद जो है स्पीकर सेलिब्रेट करता है वेस्ट विंड को
एंड वेलकम्स, और उसका स्वागत करता है द डिस्ट्रक्शन दैट इट कॉजेज। जो डिस्ट्रक्शन जो है, वो जिस डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, उसको ये वेलकम करता है कि ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यही आगे चलकर नई चीज़ों को क्रिएट करेगा। देखिए क्या है कह रहे हैं, बिकॉज इट लीड्स टू रिन्यूअल एंड रिबर्थ, क्योंकि यही डिस्ट्रक्शन जो है ये ही लीड करता है रिन्यूअल को और रीबर्थ को। Indeed, the speaker so admires the wind that he wants to take, adopt or absorb the west wind's power into his poetry. वास्तव में स्पीकर इतना ज़्यादा एडमायर करता है विंड को, यानी वेस्ट विंड को, कि वो चाहता है, क्या चाहता है, टू टेक, ले लेना या अडॉप्ट करना या फिर एब्जॉर्ब करना वेस्ट विंड की पावर को अपनी पोएट्री में, यानी वेस्ट विंड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसे वो अपनी पोएट्री में लाना चाहते हैं या उसे वो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। अब हम इस पोएम की फॉर्म को देख लेते हैं। एज इट टाइटल अनाउंसेस, जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चलता है, ओड टू द वेस्ट विंड इज एन ओड, कि ये पोएम एक ओड है। ए फॉर्म दैट हैज एग्जिस्टेड इन वेस्टर्न कल्चर सिंस द ग्रीक्स, ये एक ऐसी फॉर्म है जो वेस्टर्न कल्चर में ग्रीक के ज़माने से है, यानी एंशियंट ग्रीस जो था उस ज़माने से ये एक प्रचलित फॉर्म है। शैली रोट हिज ओड इन टेरजा रीमा, और शैली ने इस ओड को टेरजा रीमा में लिखा है। अ फॉर्म दैट द इटालियन पोएट दांते मेड फेमस, एक ये टेरजा रीमा जो है ये एक ऐसी फॉर्म है जिसे एक इटालियन पोएट थे दांते, उन्होंने फेमस बनाया था। इन हिज डेपिक्शन ऑफ हेल इन द इन्फर्नो, उनकी एक बुक थी इन्फर्नो, उसमें उन्होंने जो है हेल को डेपिक्ट किया था, हेल के बारे में बताया था, तो वहाँ पर उन्होंने इसी टेरजा रीमा का यूज़ किया था, तो उसी समय से टेरजा रीमा उनके द्वारा पॉपुलर बनाई गई थी। अब हम इसका मीटर देख लेते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, तो ये जो है ओड लिखी गई है एम्बिक पेंटामीटर में। हाउ एवर फॉर मोस्ट ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड, यानी कि ज़्यादातर इस पोएम में, ज़्यादातर ओड टू द वेस्ट विंड में, द मीटर इज़ नॉट स्मूथ एंड रेगुलर, इसमें जो है मीटर जो है वो ना तो स्मूथ है और ना ही रेगुलर है। तो देखिए जैसा कि पोएम जो है ये वेस्ट विंड के बारे में है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में है, और आप जानते ही हैं कि वेस्ट विंड जो है वो खुद ही ना तो जो है स्मूथ है ना ही रेगुलर है, तो उसी विंड की जो है क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही उन्होंने ऐसे मीटर का भी इस्तेमाल किया है कि इसका मीटर स्मूथ भी नहीं है और रेगुलर भी नहीं है। अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन टेरजा रीमा, ये तो आप जानते हैं कि इसे टेरजा रीमा में लिखा गया है। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ अ टेरजा रीमा पोएम फॉलोज एन ए बी ए राइम स्कीम, और टेरजा रीमा का जो फर्स्ट स्टैंजा होता है वो ए बी ए राइम स्कीम को फॉलो करता है। द नेक्स्ट स्टैंजा पिक्स अप बी राइम, और जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो इसमें से बी राइम को पिकअप करता है एंड एड्स अ न्यू राइम, और एक नई राइम उसमें ले आता है, और वो क्या है, सी, तो इस तरह से उसकी राइम स्कीम क्या हो जाती है, बी सी बी। देन पैटर्न रिपीट इटसेल्फ, और इसके बाद यही पैटर्न आगे रिपीट होता रहता है, और आगे क्या जो है राइम होती है, सी डी ई डी। तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न चल रहा है। बट द फाइनल टू लाइन्स ऑफ टेरजा रीमा ऑलवेज फॉर्म अ राइमिंग कपलेट ई, लेकिन जो है टेरजा रीमा की जो फाइनल जो 2 लाइन्स होती हैं वो हमेशा एक राइमिंग कपलेट बनाती हैं, और ये राइमिंग कपलेट क्या है, ये है ई, दोनों एक दूसरे से राइम कर रहा है। दस द राइम स्कीम इज ए बी सी बी, सी डी ई। देखिए मेरा एक बार आप लोगों से फिर से जो है बहुत विनम्र निवेदन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मीटर और राइम स्कीम क्या है, तो दोनों ही टॉपिक पर, मीटर पर और राइम स्कीम पर, मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें जाके देख लीजिए, क्योंकि हर एपिसोड में हर पोएम के साथ मीटर और राइम स्कीम को समझाना कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, क्या क्या मीटर और क्या क्या राइम स्कीम होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। अगर आप जो है लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको खुद से ही मीटर और राइम स्कीम पता लगाना ज़रूर आना चाहिए। तो ये थी पोएम हमारी ओ टू द